आखिर क्या हुआ था कोयलाबाद शहर के साथ? आखिर क्यों कोयलाबाद गांव एक खंडहर में तब्दील हो गया? जहां पर व्यापारियों की खचाखच भीड़ भरी रहती थी, वहां पे आज सन्नाटे की हवा क्यों छा गई? व्यापार से फल फूल रहा ये गांव अचानक वीरान क्यों हो गया? दोस्तों, आज हम चलेंगे लगभग 200 साल पीछे और जानेंगे कि क्या हुआ था कोयलाबाद गांव में और आज ये गांव कैसा है। ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर क्या हुआ था कोयलाबाद शहर के साथ? आखिर क्यों कोयलाबाद गांव एक खंडहर में तब्दील हो गया? जहां पर व्यापारियों की खचाखच भीड़ भरी रहती थी, वहां पे आज सन्नाटे की हवा क्यों छा गई? व्यापार से फल फूल रहा ये गांव अचानक वीरान क्यों हो गया? दोस्तों, आज हम चलेंगे लगभग 200 साल पीछे और जानेंगे कि क्या हुआ था कोयलाबाद गांव में और आज ये गांव कैसा है। करीब 1826 ईस्वी के आसपास आज का जो कोयलाबाद है उस तरह नहीं हुआ करता था। मतलब चारों तरफ घने साल के जंगल हुआ करते थे और यह हिस्सा तराई का हिस्सा माना जाता था और यहाँ पे एक कम्युनिटी उस समय रहा करती थी जिसको हम थारू जनजात के नाम से जानते हैं। दांग घाटी और अवध क्षेत्र के बीच में सदियों पुराने रास्ते मौजूद थे और चूंकि उस समय सुनौली बॉर्डर, बढ़नी बॉर्डर या फिर रुपईडीहा बॉर्डर जैसे कोई बॉर्डर विकसित नहीं हुआ था, तो इसलिए ये जो कोयलाबाद का बॉर्डर था ये व्यापार के लिए सबसे प्रमुख द्वार माना जाता था। भारत से नमक, गुड़, कपड़ा, लोहे के औजार और रोजमर्रा से जुड़ी हुई वस्तुएं भारत से इसी बॉर्डर द्वारा जाती और वहीं नेपाल से लकड़ी, घी, अनाज, शहद और कृषि उत्पाद से रिलेटेड और भी सामान नेपाल से इसी द्वार के थ्रू इंडिया आते थे। और उस समय कोई आधुनिक सीमा तो मौजूद नहीं था, इसलिए ये कोयलाबाद का द्वार ही एक पारंपरिक व्यापार केंद्र बन चुका था। फिर आया वर्ष 1856। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल करना शुरू कर चुकी थी और इसी समय अवध को भी ब्रिटिश ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया और साथ साथ ये जो बलरामपुर का रियासत था ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने लगा। फिर बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने नेपाल से सटे जितने बॉर्डर थे उन सब पे सुरक्षा बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि व्यापार के लिए ये बॉर्डर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। फिर आया 1857 का दौर। 1857 में मेरठ से पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया गया जिसमें ये जो अवध का इलाका था ये पूरा अशांति में डूब गया। सीमा क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने और ही ज्यादा निगरानी कड़ी कर और इस समय कोयलाबाद व्यापार के लिए एक बहुत ही मेन और प्रमुख केंद्र बन गया ब्रिटिशर्स के लिए और नेपाली नागरिकों के। फिर आया दौर 1860 से 1900 के बीच का जिसको कोयलाबाद के लिए एक स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर में कोयलाबाद का जहां विकास हुआ वहीं पे व्यापार भी बढ़ा। नेपाल के देवपुरी, दांग घाटी यहाँ से जो व्यापार होता था वो इसी रास्ते से जो कोयलाबाद का रास्ता था इसी से आना जाना भारत में होता था जहां से अनाज, घी, मवेशी, कपड़ा, नमक, लोहे के औजार वगैरह ये सब भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड का एक प्रमुख द्वार हो चुका। भारत से आने वाले व्यापारी यहीं पे रुकते थे और वहीं नेपाल जाने वाले व्यापारी भी इसी मार्ग का उपयोग करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक कोयलाबाद एक प्रमुख और व्यस्त सीमा बाजार बन चुका था। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच आने जाने वाले सारे सामग्रियों का चेकिंग यानी निगरानी इसी बॉर्डर पर ज्यादातर किया करते थे क्योंकि ये उस समय मेन रूट हुआ करता था इंडिया नेपाल ट्रेड का। इसी चीज को लेकर सीमा पर एक कस्टम व्यवस्था विकसित की। बलरामपुर रियासत के व्यापारियों का भी इस मार्ग पे अच्छा प्रभाव था और हजारों लोग रोजाना व्यापार के लिए इस रास्ते का और इस बाजार का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों, फिर आया आजादी का दिन। यानी 15 अगस्त 1947 भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा और अंग्रेजों से आजादी मिली। इसके साथ साथ कोयलाबाद एक इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा बिंदु बन चुका था उस समय
और चूंकि व्यापार के लिए इतना ज्यादा स्पेशल पॉइंट हो चुका था, तो इसको देखते हुए यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट ने ट्रेन की व्यवस्था भी शुरू करवाई। आज भी आपको कोयलाबाद से जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले इंडियन मतलब टेरिटरी में आपको एक स्टेशन मिलेगा जो कि आज वीरान पड़ा हुआ है, जिसको जरवा स्टेशन कहते हैं। वहां पे आज भी स्टेशन के जरात मौजूद हैं और वहीं पे एक समय में हजारों बैलगाड़ियां खड़ी होती थी और अपना सामान उतारती थी और वहीं से फिर कोयलाबाद के थ्रू नेपाल में सामान जाता था। चूंकि व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा था इस रास्ते के थ्रू, तो नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने यह सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे व्यापार में और तेजी आए। इसी चीज को देखते हुए आजादी के 3 साल बाद 31 जुलाई 1950 को एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, एक शांति संधि, मैत्री शांति संधि के नाम से ये ट्रीटी जाना गया, जिसमें यह था कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो लोगों का आना जाना होता है वो बिना वीजा के होगा। वो फ्रीली इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया में आ जा सकते हैं ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका रिजल्ट भी एक पॉजिटिव वे में निकला। 1950 के बाद कोयलाबाद का रौनक बढ़ने लगा। रोल्पा, दांग, प्यूठान, सल्यान और नेपाल के और कई जिलों के लोग इसी बॉर्डर से भारत आते जाते थे और इसी बॉर्डर से दवाइयां, कपड़े और दीगर सामान इंडिया से नेपाल जाता था। तो वही नेपाल से घी, जड़ी बूटियां, अनाज और भी दीगर सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था इसी रास्ते से आता जाता था। और ये कोयलाबाद अभी तक का सबसे प्रमुख द्वार इंडिया और नेपाल के बीच में बन चुका था। इसी दौरान नेपाल एक हाईवे पर काम कर रहा था जो 1990 के समय पे पूरा हुआ, जिसका नाम था महेंद्र राजमार्ग। इसको ईस्ट एंड वेस्ट हाईवे के नाम से नेपाल में जाना जाता है। और चूंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था, चूंकि 1000+ किलोमीटर इसकी लंबाई थी, तो ये पूरे नेपाल को जोड़ रहा था। अब नेपाल के दूर दूर वाले शहर सीधा इस सड़क से जुड़ने लगे। और चूंकि कुछ इलाके नेपाल के जो व्यापार केंद्र थे, जैसे पोखरा हो गया, काठमांडू हो गया, ये जो ईस्ट का जो इलाका था ये इतना दूर हुआ करता था कोयलाबाद से, तो इसलिए जो कोयलाबाद की रौनक है वो धीरे धीरे कम होने लगी। और ये जो व्यापार था ये शिफ्ट होने लगा बर्नी बॉर्डर यानी कृष्णनगर का जो बॉर्डर है, सुनोली बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डर्स पे ये व्यापार शिफ्ट होने लगा। और ये जो नए नए बॉर्डर्स बन रहे थे ये काफी तेजी से विकसित होने लगे और इधर कोयलाबाद काफी तेजी से इसमें गिरावट आने लगी। और तभी 1996 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। नेपाल में घरेलू संघर्ष शुरू हो गया। 1996 में माओवादियों ने नेपाल सरकार के विद्रोह में बंदूक उठा लिए, जिसका असर दांग, घोड़ाई और आसपास के रोल्पा वगैरह ये सब में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे जो व्यापार में सुरक्षा कर्मी थे उन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। और ये जो विद्रोह था ये नेपाल के रोल्पा, प्यूठान और दांग और ये सब इन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे उग्र होकर कोयलाबाद तक पहुंच गया। क्योंकि उस समय कोयलाबाद बहुत मेन मार्ग हुआ करता था व्यापार के लिए, तो इसको माओवादियों ने टारगेट किया। लेकिन माओवादियों ने सिर्फ कोयलाबाद को टारगेट ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पे जो मौजूद नेपाल गवर्नमेंट की पुलिस चौकी थी उसको भी बम से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 4 से 5 नेपाली पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और अन्य जो सरकारी इमारतें थी कोयलाबाद में उनको भी बम लगाकर उड़ा दिया गया और पुलिस चौकी से हजारों तादाद में हथियार माओवादियों ने वहां से लूट के चले गए। और इस विद्रोह के कारण सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया, जिसकी वजह से कोयलाबाद का जो व्यापार था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं था कि कोयलाबाद का माओवादियों की वजह से ही इसके व्यापार में गिरावट आने लगी। इकलौता यही वजह नहीं था। वजह मैंने बताया, एक राजमार्ग जो नेपाल गवर्नमेंट बना चुकी थी उस वजह से भी यहाँ का जो व्यापार है वो शिफ्ट होने लगा। और कोयलाबाद की सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया था उस समय, इसलिए चूंकि माओवादियों का जो इलाका था वो इसी एरिया के आसपास का इलाका था, इसलिए इसको सुरक्षित रखना इस व्यापार केंद्र को काफी ज्यादा चैलेंज हो चुका था नेपाल गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए व्यापार जो है यहाँ से शिफ्ट होने लगा और कोयलाबाद जो इतना फल फूल रहा था सदियों से, उसकी रौनक में गिरावट आने लगी। 2006 के बाद नेपाल में शांति प्रक्रिया शुरू की गई, जहां वहीं इंडिया एसएसबी की तादाद बढ़ाने लगा, जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं। वहीं पे नेपाल गवर्नमेंट ने एपीएफ यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसकी भी तादाद वहां पे बढ़ाने लगी सुरक्षा कारणों की वजह से। सीमा पर कस्टम, सुरक्षा और दस्तावेज
को और ज्यादा अधिकांश में संगठित किया गया और सीमा व्यापार को और मजबूत किया गया। स्थानीय व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन पुरानी तरह नहीं। जिस तरह कोयलाबास पहले फल फूल रहा था, उस तरह अब कोयलाबास अपने स्वर्ण काल की तरह फिर से नहीं उभर के आया। और फिर आ गया 2019 में COVID-19। This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. India's total tally of COVID-19 cases surged to 1 crore. COVID-19 की वजह से भी व्यापार में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और व्यापार ठंडा पड़ गया इस कोविड के समय में। लेकिन कोविड के बाद धीरे धीरे जो जनमानस की जो परिस्थितियां होती थी वो पटरी पे आने लगी। लेकिन कोयलाबास पुराने हालात में नहीं था जिस तरह वहां पे व्यापार हुआ करता था। लेकिन लोगों के लिए ये केंद्र तो बना, एक स्पेशल अट्रैक्शन पॉइंट तो बना, लेकिन इस बार व्यापार के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट के लिए, यानी टूरिस्ट प्लेस के लिए। अब जब लोग यहाँ पे आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं, ना कि व्यापार करने के लिए। जबकि किसी समय में इंडिया और नेपाल का प्रमुख यानी मेन बॉर्डर हुआ करता था ट्रेड के लिए। तो लोग अब यहाँ पे सिर्फ घूमना पसंद करते हैं और घर यहाँ पे जो थे वो काफी ज्यादा आज भी खंडहर में पड़े हुए हैं। काफी ज्यादा मतलब आपको देखने में ऐसा गांव लगेगा जैसे कोई हॉन्टेड प्लेस हो, जैसे किसी ने इसको अबैंडन करके छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी यही है कि किस तरह नेपाल और इंडिया के बीच का ये एक प्रसिद्ध केंद्र किस तरह उजाड़ा गया और आज ये वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सैलानी पहुंचते हैं घूमने के लिए। चूंकि नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत पहले वहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज बना रखा था, उसको घूमने के लिए टूरिस्ट जाते थे अभी तक। लेकिन अब क्या कर रही है नेपाल गवर्नमेंट, उसको एक मार्केट नहीं बल्कि एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको विकसित कर रही है। वहां पे जिप लाइन, टावर व्यू पॉइंट और भी बहुत सारे काम, रोड्स वगैरह अच्छे बना दिए, वहां पे होटल्स वगैरह हो गए हैं, कैफे वगैरह हो गए। तो वहां पे नेपाल गवर्नमेंट जहां डेवलप कर रहा है टूरिस्ट के लिए, तो वहीं इंडिया भी पीछे नहीं है। बॉर्डर से पहले जरवा पड़ता है जहां पे एक जरवा इको गार्डन बना हुआ है जिसमें झूले झूलने की व्यवस्था, बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटी, बीच टाइप का बैठने के लिए व्यवस्था, ये सब इंडियन गवर्नमेंट भी बना रही है। और ये बलरामपुर का एक प्रमुख और मेन स्पॉट बन चुका है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए। दोस्तों, इतिहास केवल बड़े बड़े राजधानियों में नहीं छुपा होता है। इतिहास छोटे छोटे गांव की गलियों की जो धूल होती है ना, वहां पे भी इतिहास छुपा होता है। और कोयलाबास इसका जीता जागता उदाहरण है। और यही कोयलाबास है जिसने जंगल से लेकर अंग्रेजों का दौर और अंग्रेजों के दौर के बाद आजाद भारत का दौर और उसके बाद आज के समय में एक आधुनिक यानी बैलगाड़ी से सीधा कार, बस, ट्रक वगैरह ये इस कोयलाबास ने अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस हिस्टोरिक प्लेस पे यानी कोयलाबास घूमना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं, सबसे पहले आ जाना है तुलसीपुर। तुलसीपुर से एक जरवा के लिए रोड जाती है, वो रोड पकड़ के आप सीधा आ जाइए कोयलाबास बॉर्डर तुलसीपुर से आपको 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वहां पे आप जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप इंडियन है तो आप वो आधार कार्ड दिखा के एंट्री करवाइए और उसके बाद कोयलाबास में जाके घूमिए और देखिए कि कोयलाबास का इतिहास वाकई में इतना रोचक था। और आज भी वहां पे ऐसे खंडरात मौजूद हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ यार, किसी समय में ये वीरान शहर लोगों की आवाज से भरा हुआ था।